अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम वेकअप पाकिस्तान में। और मंडे है, बहुत एनर्जेटिक होता है। हम सब ये सोचते हैं कि बस पीर से अपने मामलात ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत, बहुत मज़बत और बहुत एनर्जी के साथ आगे लेके जाएंगे। और यही सोच होनी चाहिए जो आपको बुलंदियों तक ले जाने में आसानियाँ फराहम करती है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज आपसे बहुत सारे इश्यूज़ पर बात होगी। अगर मैं आपको ब्रीफ़ करूँ तो डेफिनेटली बिज़नेस अपडेट्स हम आपको देते हैं, स्टॉक एक्सचेंज की भी बात करेंगे। फिर हम ये बताएंगे ये हफ़्ता आपका कैसा रहेगा, क्योंकि सितारों की चाल क्या है और सितारों के हवाले से जो आपका अहवाल है वो भी प्रोग्राम में रखेंगे। फिर आपको बताएं नाज़रीन के एलपीजी इश्यूज़, अब ये डेफिनेटली अब सर्दियाँ आ रही हैं और गैस की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आपको पता है कि हमारे मुल्क में इस वक्त गैस क्राइसिस भी है। और फिर आखिर में हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि जो डकी भाई हैं इन्होंने क्यों बंदूकें दिखाई हैं। तो ऐसा ना करें, सोशल मीडिया पे इस तरह का कंटेंट्स ना बनाएं जिससे जो है कानून हरकत में आए। बहरहाल सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। नाज़रीन, स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त तारीख़ की बुलंद तरीन सतह अबूर कर चुका है और ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यानी कि उसका जो 100 इंडेक्स है उसने 86,000 इससे पहले कभी अचीव नहीं किए, यानी कि ये हाईएस्ट रिकॉर्ड अबूर करते हुए आगे जा रहा है। लग ऐसा रहा कि इस साल के इख्तिताम तर इंडेक्स 89 और 90 को बआसानी टच कर सकता है और कहना इस वक्त बहुत बेहतर होगा कि अगले साल के फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर में हम सेंचुरी भी अचीव कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो मार्केट करेक्शंस भी ले रही है, लेकिन ऐसे कोई ज़्यादा करेक्शंस हमें नज़र नहीं आ रहे जिसमें हम ये कहें कि इंडेक्स ने जो है 1000 या 2000 पॉइंट्स को लूज़ कर दिया। 400, 500, 600 पॉइंट्स के हिसाब से हम मार्केट में करेक्शन देख रहे हैं। अच्छा, जो बिज़नेस इवेंट्स की अगर बात करें या हम उन चीज़ों की बात करें जो इसके साथ इंटीग्रेट कर रही हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो आपके बिज़नेस प्रोग्राम्स हैं। बिज़नेस प्रोग्राम्स कौन से हैं, अभी आपको बताएं कि पिछले ही हफ्ते सऊदी अरब के साथ हमने कुछ स्टार्टअप्स पर, कुछ लॉन्ग टर्म बिज़नेस स्ट्रेटजिक पर बात की है। फर्दर हम सीपैक के हवाले से भी डेवलपमेंट होते हुए देख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि अभी आपको बताएं कि सऊदी अरब के साथ आपके अच्छे कारोबारी मामलात आगे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यही एक फैक्टर है कि अब इन्वेस्टर्स, यानी कि मैं बात करूं फॉरेनर इन्वेस्टर्स है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, उसको एतमाद पाकिस्तान की मईशत पर, पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ जो सियासी वाबस्तगियां हैं उस पर हो रहा है। डेफिनेटली जब अनसर्टेन सिचुएशन किसी भी मुल्क की होगी, चाहे पॉलिटिकल हो, इकनॉमिकल हो, वहाँ पर कौन क्यों कैसे इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर आपको पता है कि हमारे पास पोर्ट्स हैं, हमारे पास समुंदर है, हमारे पास बेहतरीन फ़ज़ा है। एग्रीकल्चर के आप मामलात देख लें तो डेफिनेटली हर आदमी ये चाहता है कि इस सरज़मीन पे इन्वेस्ट करे और हर ममालिक की नज़रें पाकिस्तान पे इसलिए भी होती हैं कि उसको बेहतर से बेहतर इन्वेस्टमेंट के साथ रिटर्न मिले, यानी कि प्रॉफिट मिले। और हमारा इसमें फ़ायदा ये हो सकता है कि हम इस चीज़ को बहुत बेहतर कैश करवा सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त पुरअज़्म है, किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट चाह रही है कि पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की जानिब गामज़न कर दें, जो कि बहुत अच्छी और खुश आइन सोच है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसने भी अपने आप को बड़ा स्ट्रांगली आगे मूव किया है। बात करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज आज ट्रेडिंग के हवाले से क्या डायरेक्शन इख्तियार करेगी, हफ्ते में ये जो पूरा वीक गुजरेगा स्टॉक एक्सचेंज का, इसके क्या इंडिकेटर्स रहेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, स्टॉक एक्सचेंज के जो स्टॉक्स होते हैं उसके एक्सपर्ट हैं, शहरियार भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है। शहरियार, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप, ठीक हैं? शहरियार, 86,000 का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो KSE 100 इंडेक्स है वो अबूर कर चुका है और मार्केट इस वक्त डेफिनेटली वो ट्रेडिंग उसकी स्टार्ट हो गई है। क्या लग रहा है कैसा दिन गुजरेगा स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से और ये हफ्ता स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से कितना मजबूत रह सकता है? देखिए, ये हफ्ता पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। आपको पता है कि बहुत सारी अच्छी चीजें हैपनिंग हो रही हैं। आपको इस्लामाबाद में शंघाई कॉर्पोरेशन तंजीम का इजलास होने जा रहा है।
साथ ही चाइनीज प्रेसिडेंट आज पाकिस्तान तशरीफ लेकर आ रहे हैं और सीपैक रिवाइव होने जा रहा है, जिसमें बहुत बड़े बड़े मंसूबे हैं, जिसमें गवादर पोर्ट की सॉफ्ट लॉन्चिंग है, फिर साथ देने एक्सपोर्ट के ऊपर बात होगी। तो ये सारे चीजें जो भी हैं वो डेवलपमेंट होगी, उसका असर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे आप देखेंगे। लास्ट वीक भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काफी बेहतर रहा था, तकरीबन 1900 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा हुआ था। और अक्टूबर के महीने की सिर्फ मैं बात करूं तो 4000 से ज्यादा पॉइंट पे इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इजाफा कर चुकी है। और अभी हम अक्टूबर मिड में और हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकती है, कि जैसे जैसे पॉजिटिव डेवलपमेंट होती रहेंगी मार्केट उसको रिएक्ट करती रहेगी। खासतौर पर ऑयल एंड गैस सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट के नंबर आ रहे हैं वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। राइस की एक्सपोर्ट हमने $4 बिलियन से ज्यादा की कर ली है। टेक्नोलॉजी की स्टॉक्स भी बेहतर होती जा रहे हैं, तो उसका असर आपको मार्केट के अंदर नजर आता है। अच्छा शहरियार, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो शंघाई ताउन तंजीम है, इस वक्त पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता है एक बहुत बड़ा चंग चाइनीज़ इन्वेस्टर का आपकी स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी है और उनका भी मफाद लगा हुआ है, ऐसे में जो दीगर बिजनेस डेवलपमेंट होती हैं वो मार्केट इंडिकेटर्स के हवाले से कितनी बेहतर होंगी? और फर्दर मुझे ये बताइए कि इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से कोई दूसरे प्रोग्राम्स हैं जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट को जो है सपोर्ट कर सकें? देखिए, जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती हैं वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट उसको रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट किसी भी इकोनॉमी का बायोमीटर होता है, जो इंडेक्स होता है। हम देखते हैं कि जो भी कंट्री के अंदर हैपनिंग हो रही होती है, आइदर वो पॉजिटिव हो तो मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करती है, नेगेटिव साइड के ऊपर होती है तो मार्केट उसको नेगेटिवली रिएक्ट करती है। यही कुछ हमने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में देखा। हमने कोविड के दिनों में देखा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तकरीबन हमने 6 से 7,000 पॉइंट लूज कर गए थे, उसके बाद रिकवरी आई। लास्ट ईयर जून से पहले हम देख रहे थे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बहुत बुरा परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि डिफॉल्ट के खतरात मंडरा रहे थे, मार्केट लो वॉल्यूम के पास से। लेकिन जो ही हम IMF के प्रोग्राम में गए, हमने SLA साइन किया और उसके बाद मईशत में इस्तेहकाम आया, और मईशत में इस्तेहकाम आने के बाद उसकी रिफ्लेक्शन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने दिखाई और तमाम स्टॉक वहां पे हम देख रहे हैं कि तकरीबन 100% तक हमने इंक्रीज देखी। अच्छा मुझे ये बताएं शहरियार कि अक्टूबर नवंबर में हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट बेहतर होगी। दिसंबर एंड में आपको लगता है कि एक बड़ी करेक्शन, हर साल देखते हैं कि लोग जो है इन्वेस्टर्स थोड़ा सा मार्केट को रिलीव कर देते हैं या इंटरेस्ट नहीं होता, या वो दिसंबर एंड में जो ये सारी हॉलीडेज एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उसका प्लान का हिस्सा होता है? फिर फर्दर ऑयल के हवाले से भी आप बताइएगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस में भी हम देख रहे हैं कि अभी कुछ कह नहीं सकते कि ऑयल प्राइसेस कितना कम रहेंगे या कितना पीक पर जा सकते हैं। 2 फैक्टर्स रखिएगा जहन में, ऑयल सेक्टर के हवाले से और ये जो दिसंबर एंड है इस हवाले से स्टॉक मार्केट की जो लंबी करेक्शंस, अगर कोई प्रोडक्शन के हवाले से आप करना चाहें। देखिए, हमने देखा था कि दुनिया भर की जो मार्केट होती है उस पर अप डाउन जो होते हैं, तेजी मंदी, ये मार्केट का हिस्सा होता है। करेक्शन मार्केट के लिए बेहद जरूरी होती है। दुनिया भर की कोई भी स्टॉक मार्केट स्ट्रेट अवे ना तो अपसाइड पे जाती है ना स्ट्रेट अवे डाउन साइड पे होती है। ये रोलर कोस्टर राइड होती है जो अप डाउन आते रहते हैं, और इस रोलर कोस्टर राइड में एंजॉय वही करता है, पैसे वही बनाता है जो कि इसके ऊपर बैठा रहता है, निकलता नहीं है मार्केट से। तो अप डाउन होते हैं और उसका असर हम देखते हैं कि मार्केट के ऊपर नजर आ रहा होता है। अच्छा शहरियार, आखिरी सवाल आपसे, इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को क्या एडवाइजरी जारी करेंगे? आज किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किन सेक्टर्स पर काम कर सकते हैं, या ये हफ्ता किन सेक्टर्स के हवाले से कैसा रहेगा? देखिए, इस हफ्ते हम देख रहे हैं जितना सीपैक का इजलास होने जा रहा है, रिवाइव होने जा रहा है सीपैक। जो असर जिन स्टॉक्स के ऊपर पड़ेगा आपने उसके ऊपर अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। साथ ही IMF के साथ हमारी निगोशिएशन भी चल रही है। साथ साथ हम IMF के प्रोग्राम में हमें कुछ टैक्स कलेक्शन के टारगेट $90 अरब के रुपीस के करीब शॉर्ट हुए, उसका असर भी देखने में आ रहा है। मिनी बजट भी आ सकता है, उसके फेयर्स भी है मार्केट के अंदर। जो मशीनरी बाहर से आ रही है वो कहा जा रहा है कि हुकूमत उसके ऊपर 1% टैक्स लगा सकती है। साथ साथ कोल्ड ड्रिंक के ऊपर कोई टैक्सेस लग सकते हैं, प्रोफेशनल के ऊपर कोई टैक्सेस लग सकते हैं। IMF चाहता है कि गैस के ऊपर सब्सिडी का खात्मा हो जनवरी तक, तो वो चीजें भी आपको माइंड में रख के अपनी स्ट्रेटेजी को मुरतब करना चाहिए। अच्छा शहरियार, ये बताइएगा कि जो बड़े स्टॉक्स हैं उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि उसकी ट्रेडिंग कितनी बेहतर हो सकती है? ब्लू चिप्स कंपनीज की अगर हम बात करें, उनका क्या रोल देख रहे हैं आप? देखिए, मार्केट के अंदर सारा रोल ही जो है वो ब्लू चिप का है। पिछले दिनों जो मार्केट बढ़ी है, चाहे आप ऑटो सेक्टर ले लें, सीमेंट सेक्टर ले लें या फिर ऑयल एंड गैस ले लें, तो ब्लू चिप ने मार्केट को रन किया है। और खासतौर में ना सिर्फ कैपिटल गेन बहुत अच्छे हुए क्लाइंट्स को, बल्कि
पे आउट भी बहुत अच्छे दिए हैं और ये कंटिन्यू, ये हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह कंपनी की वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन है, तो ये जो सिलसिला ये बरकरार है। अच्छा, अब शहरयार मुझे ये बताएं कि जो हम बिज़नेस इवेंट्स की बात कर रहे हैं, इनका भी आपने इम्पैक्ट बता दिया कि हम मस्बत इम्पैक्ट देख रहे हैं। दूसरी जानिब आप मुझे ये बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज की जो इन्वेस्टमेंट पूल है उसका क्या स्टेटस है, उस पर कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्योंकि टर्नओवर हमारा इतना बड़ा हुआ नहीं है। अगर हम कंपेयर करें, वॉल्यूम भी हमारे को इतने ज़्यादा नहीं होते। हम देखते हैं इंडेक्स आ तो जाता है ऊपर, तो वॉल्यूम का भी मुझे बताइएगा 100 इंडेक्स का, और टर्नओवर का भी बताइएगा। नहीं, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सूरत बहुत ज्यादा बेहतर हुई है और मुस्बत एक्टिविटीज हम कंटिन्यू देख रहे हैं। वॉल्यूम साइड की अगर आप बात करें, अगर एक साल पहले तक आपको ले जाए तो तमाम दिन में तकरीबन 10 से 15 करोड़ शेयर का काम होता था। अब मार्केट इसको क्रॉस किया है और तकरीबन 50 से 55 करोड़ शेयर का एवरेज आजकल मार्केट के अंदर काम हो रहा है। लेवरेज की पोजीशन की अगर बात कर लें, फ्यूचर की पोजीशन भी 34 बिलियन से ऊपर है, जो कि लेवरेज को भी शामिल करते हैं तो 40 बिलियन से ऊपर की पोजीशन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ डॉलर काफी ज्यादा इंप्रूव कर गई, जो कि 20 अरब डॉलर से नीचे आ चुकी थी, वो अब बढ़ के 35 अरब डॉलर के पास आ चुकी है। 10.5 ट्रिलियन की हमारी मार्केट हो गई है। ऑल ओवर अगर आप देखेंगे सारे इंडिकेटर मार्केट में पॉजिटिव साइड के ऊपर नजर आ रहे हैं। जरूरत इससे हमारी की है कि मार्केट को पॉजिटिवली जो है वो बताया जाए और मार्केट की पॉजिटिव चीजें इन्वेस्टर को बताई जाए, क्योंकि पाकिस्तानी इन्वेस्टर अभी भी काफी हद तक लायल है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से और जो अपॉर्चुनिटीज यहाँ मिल रही है उसको अवेल करने से काफी। अच्छा शहरियार, जो अगला हम मॉनेटरी पॉलिसी का इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं या मॉनेटरी पॉलिसी रेट देख रहे हैं, उस पर आप क्या इम्पैक्ट देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज का? लग ये रहा है कि हमने और अभी थोड़ा सा डिक्लाइन पे जाना है, तो डेफिनेटली डिक्लाइन पे जाएंगे तो दीगर मामला हमें बेहतर नज़र होते हुए आएंगे, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा स्टॉक एक्सचेंज पे अगली मॉनेटरी पॉलिसी का? देखिए, ऑलरेडी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो इतना बढ़ रही है, आपने देखा कि 4000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा सिर्फ 15 दिनों में हो चुका है और पिछले हम 4 मॉनेटरी पॉलिसी देखें कंटिन्यू डाउन साइड पे आ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है और इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ चुकी है। सारे इंडिकेटर यही दिखा रहे हैं कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट नीचे होगा और ये स्मार्ट इन्वेस्टर को ये बात समझ आ गई है। उन्होंने इसकी काफी ज्यादा जो है फायदा उठाया है और पिछले दिनों जो पॉइंट बढ़े मार्केट में वो इसी वजह से बढ़े कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट कम होने जा रहा है। इंटरेस्ट रेट आने वाले दिनों में कम होने वाला है। बहुत शुक्रिया शहरियार भट्ट आपके मौक़िफ़ का, और स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से आप बात कर रहे थे, यही बता रहे थे कि स्टॉक मार्केट इस वक्त पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर है और मजबूत नज़र आ रहा है हमें 100 इंडेक्स। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो इशू है या ये कह लें कि एक वजह बन रही है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में स्टेबिलिटी, फर्दर जो बिज़नेस डेवलपमेंट है जो उसको इंटीग्रेट करता है, उसमें हम इन्हांस देख रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये CPEC पे अब दोबारा काम स्टार्ट हो गया है। डेफिनेटली चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रीढ़ की हड्डी रखती है, की हैसियत रखती है। ख़ास तौर पे जो CPEC हम पूरा प्लान किए हुए हैं, फर्दर हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भी है, कुछ कंपनीज़ भी हैं। शंघाई ताउन तंजीम में भी आज इस पे भी बात हो रही है और शंघाई कॉरपोरेशन के हवाले से भी हम स्टॉक्स देख रहे होते हैं। फर्दर हम ये भी देख रहे हैं कि जो सऊदी अरब के साथ हमारे बिज़नेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, पिछले हफ्ते भी बहुत कुछ डेवलपमेंट हुई, तो ये एक्टिविटीज़ जो है एक मजबूत इंडिकेटर्स दे रही हैं, जिससे बेहतर लग रहा है कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। फर्दर ये नाज़रीन जो सबसे अच्छी चीज़ है कि जो आपका रुपया है अगेंस्ट US डॉलर वो स्टेबल हुआ है। वरना आप याद करें कि जो पिछला साल था वो काफ़ी ज़्यादा आप एक फॉरेक्स मार्केट में खल चलती, नहीं पता कि क्या हो रहा है, 5 रुपये बढ़ गया, 10 रुपये बढ़ गया, तो वो उससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम भी रहता है और आप फिर स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाते कि हमने अगर करेंसी हमारी स्टेबल नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। तो बहरहाल चीज़ें आपको लग रहा है कि बेहतर हो रही हैं, महंगाई में भी थोड़ी बहुत कमी आ रही है, जो कि खुश आइंद बात है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद इश्यूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। और अब ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान के बिज़नेस की सूरत हाल। कुछ चीज़ें हमें मजबूत नज़र आ रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम एनर्जी क्राइसिस की बात करें तो बुरा हाल है, चाहे बिजली हो, गैस हो, और गैस बिलखुसूस क्योंकि अब आप देखें सर्दी आते ही जो है
वो गैस के मसाइल शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, एक स्टोरी आपको बताएं कि कराची में एलपीजी सिलेंडर्स की गैर कानूनी फ़रोख्त पर 172 दुकानें सील कर दी गई हैं। ये क्यों सील की गई हैं, ये क्या मामला है, इसकी क्या वजूहात है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है। आपको पता है अमजद चौधरी हमारा प्रोग्राम करते हैं मंजर आम, उसके अलावा भी सोशल इशूज़ पर अमजद की काफ़ी नज़र होती है। अमजद, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम रोहेल, आपको भी और आपके सुनने वालों देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अमजद, ये बताएं कि ये क्या मामला है? 172 दुकानें सील कर दी गई हैं, कह रहे हैं कि जी गैर कानूनी फरोख्त हो रही है एलपीजी सिलेंडर्स की, ये क्या मामला है? रोहेल, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अभी चंद दिन कबल मैंने एक प्रोग्राम किया था एलपीजी और सीएनजी गैस जो सिलेंडर्स हैं इसके हवाले से हमने एक प्रोग्राम किया था। उसके 1 या 2 दिन के बाद कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी साहब ने उस पर एक्शन लेते हुए अपनी टीम तश्कील दी और वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट के उनकी जो डीसीज हैं, एसीज हैं, उनको पाबंद किया जो कराची में गैर कानूनी जो सिलेंडर्स और इस तरह जो फिल करके और फरोख्त किए जा रहे हैं उस पर पाबंदी लगाई जाए। और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने इस पर एक्शन लिया। लेकिन आपने जो कहा 172, शायद इससे रेशियो थोड़ा सा ज्यादा होगा, और वो इसलिए क्योंकि आपको पता है माजी में बहुत सारे मामले ऐसे हुए कि एलपीजी जो गैस है वो सिलेंडर का इतना बड़ा खस्ता हाल हो जाता है, वो फिर भी जो गैस वो भर के दे देते हैं। और माजी में इतने वाकयात हुए, इतने वाकयात रोनुमा हुए कि उसमें कितने लोग जाबाज भी हो गए। अभी की अगर बात की जाए, चंद दिन कबल की मैं बात करूंगा, लियाकताबाद में भी एक फैमिली में 3 लोग जरस गए। तो आप ये तो मैं कहूंगा खुशहाइन बात है कि उन्होंने उसको गैर कानूनी देकर उसको बंद कर दिया, और अभी भी मजीद बंद करने की जरूरत है रोहित। अभी भी हर इलाके में कराची के जो एलपीजी की दुकानें वो अभी भी खुली हुई हैं। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि आप यकीन करें, जब आवाम के बीच में मैं गया, मैंने उनसे जब पूछा कि आप ये गैर कानूनी जो सिलेंडर लोगों को फिल करके दे रहे हैं, जबकि इसकी जो मुद्दत होती है किसी सिलेंडर की 3 साल होती है, किसी की 5 साल होती है, बगैर चेक एंड बैलेंस के वो लोग सिलेंडर्स फिलअप करके दे रहे हैं। और वो लोग सिलेंडर्स इतनी बुरी हालत में मेरे सामने एम्बुलेंसेज, उनके अंदर भी सिलेंडर्स, वो तो एक ऐसे नेक काम कर रहे हैं। और आप खुद बताएं, खुदा ना खास्ता वो कोई एम्बुलेंस में मुर्दा लेकर जा रहे हो, और मुर्दा तो वैसे ही आपको पता है कि वो मर चुका है, और वो अगर उसके सिलेंडर फट जाए तो उसके बाद वो क्या होगा। एम्बुलेंस वाले, अवाम की मैं बात कर रहा हूँ, ना सिर्फ एम्बुलेंस की बात कर रहा हूँ, अवाम सुनने को तैयार ही नहीं है। अवाम बल्कि रैश हो रहे थे रोहेल, गुस्से में आ रहे थे कि आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं। जब मैंने उनसे कहा ये तो आपके जान के लिए, आपकी माल के लिए, क्योंकि जान माल दोनों महफूज रहेंगे तो आपकी जिंदगी और अच्छी गुजरेगी, लेकिन अवाम सुनने को तैयार ही नहीं रोहित। बिल्कुल अमजद, आप दुरुस्त बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ कंसर्न्स हैं आवाम के भी। ठीक है, हम मानते हैं कि रोज़गार नहीं है, और सबसे बड़ा हमारे मुल्क में कि हमें एलपीजी पे जाना ही क्यों पड़ रहा है, हमें गैस क्यों नहीं मिल रही। अच्छा, ये तो एक डिफरेंट डिबेट है। अब इस डिबेट पे बात कर लेते हैं, ये गैर कानूनी फ़रोख्त, क्योंकि इंसान की जान और माल दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और हमने माजी में भी देखा कि सिलेंडर के, नाक़िस सिलेंडर के इस्तेमाल से बहुत सारे हादसात हुए और बहुत लोगों की जानें भी गईं। स्टैंडर्ड मेंटेन करना किसका काम है, रेगुलेशंस क्या कर रहे हैं, कैसे लाइसेंस मिल जाता है, दुकानें खुल जाती हैं, कौन देखता है। और सिलेंडर्स का भी हाल आप देखें कि इतनी बुरा हाल होता है सिलेंडर्स का। और कमर्शियल जगहों पर जहाँ इतने ज़्यादा लोग हैं, बराबर में छोटी सी दुकान है, वहीं पे फिलिंग हो रही है, वहीं पे सारा सब कुछ हो रहा है, तो हादसे तो होंगे। फिर सवाल मेरा ये है आपसे अमजद कि इनको कौन एक्सेस दे रहा है, इसको कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला माशरे में है भी या नहीं? रोहेल, आपने बड़ा वैलिड सवाल किया। और पैसे दे क्या नहीं होता इस मुल्क के अंदर। मैंने तो ग्राउंड रियलिटीज पे काम करता हूं, और आप यकीन करें कुछ दुकानदार तो इतना रैश हो गए तो मुझे और मेरी टीम को मारने पर आ गए, सिर्फ इस सवाल पे कि आप ये जो काम कर रहे हैं सिलेंडर्स, आपका कोई चेक एंड बैलेंस करता है। और आपको एक और बात बताऊं, एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जो कि दुकान वालों की जिम्मेदारी है वो अपनी दुकान में लगाए, लेकिन वो भी नहीं लगाया हुआ था। मेजॉरिटी दुकानों में वो जो सर्टिफिकेट होता है, जो आपको पता है इश्यू किया जाता है, वो भी नहीं लगाया गया था कि हम ये काम कर रहे हैं बगैर चेक एंड बैलेंस के, और वो भी 1 साल की मुद्दत के लिए दिया जाता है। उसके बाद कोई टीम्स नहीं आती हैं। और मैं ये बात आपने जो कही, कौन इनको देता है रोहिल, आपको भी पता है कौन इनको देता है, और बगैर इदारों के ये हो ही नहीं सकता। चेक एंड बैलेंस की जो जिम्मेदारी है, एक डिपार्टमेंट है, खुद
श्री सदन गैस कंपनी का डिपार्टमेंट है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, और साथ में कमिश्नर कराची की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं बात कर रहा हूँ, जो डीसीज है, एसीज है, ये उनकी भी जिम्मेदारी है, उनकी जो टीम्स है वो जाकर चेक एंड बैलेंस करें। मगर सवाल तो ये बनता है रोहिल कि जब वो वहां पर जाते हैं, चंद पैसों की एवज वो सर्टिफिकेट उनको जारी कर दिया जाता है, और ये भी नहीं पूछा जाता बाद में कि सिलेंडर कितने रखे हुए हैं, सिलेंडर में गैस जो भर रहे हैं वो गैस कौन सी भर रहे हैं, ये तक नहीं पूछा जाता कि अभी आप फुटेज में देखें अमजद, हम जो फुटेज अवाम को दिखा रहे हैं वो जंग आलूद सिलेंडर हैं और डेफिनेटली लीकेज होती है। जब लीकेज होगी तो सिलेंडर ने तो फट नहीं है। रोहेल, ये चलता फिरता बॉम्ब है। मैं जब प्रोग्राम कर रहा था, आप यकीन करें, कराची के मैं पोश एरियाज की बात कर रहा हूँ, शारा फैसल एक पोश एरिया में आता है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, एफटीसी बिल्डिंग के सामने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के अंदर, और बहुत बड़ी फैक्ट्री के अंदर मैं गया और वहां पे ऐसे वहां पे बंदे आ गए कि पता नहीं जैसे हमने कोई क्या कर दिया, उन्होंने धावा बोल दिया और कहा आप इधर कैसे आ गए। मैंने कहा क्यों, यहाँ पे मीडिया को आना मना है कि हम तो ये दिखा रहे हैं आवाम को यहाँ पे आप काम कर रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, तो ये गैर कानूनी ओपनली गुजर रहे हैं। और ऐसी जगहों पे ये रोहेल बने हुए सारे, मैं शॉप्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इवन छोटी छोटी मिनी फैक्ट्रीज भी बनी हुई है जिसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। चले, ये एक खुशाइन बात है, चले कमिश्नर कराची ने एक्शन लिया, 172 जो दुकानें जो सील कर दी गई गैर कानूनी, लेकिन ये तो हजारों की तादाद में, कितनी बंद करेंगे? आपको पता है रोहेल, कराची कितना बड़ा है माशाल्लाह, कराची के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट है, कराची के अंदर कितनी आबादी बसती है, छोटी छोटी कॉलोनीज भी है, हर जगह पे आपको कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पे ये गैर कानूनी सिलेंडर्स नहीं मिल रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि कुछ तो रेजिडेंशियल एरियाज में बनाए हुए, और आप ये सोचें कि उसके ऊपर बिल्डिंग्स है, नीचे दुकान है, ऊपर बिल्डिंग्स है। आप मुझे ये बताएं रोहेल, वहां पे कितने लोग रहते हैं? मेजॉरिटी यही है, कुछ नहीं है। और दूसरी बात आपकी बात से जोड़ूंगा, आप तो ये रिहायशी इमारतों की बात कर रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि गाड़ियों में भर रहे होते हैं गैस, और पूरे सिलेंडर गाड़ियों में है। ख़ास तौर पे जो बच्चों की ये जो हाई रूफ होती है, बच्चों को जो स्कूल पिक एंड ड्रॉप देते हैं, लास्ट ईयर भी ये मुद्दा उठाया गया था, लेकिन आप अभी भी इस शहर को ऑब्जर्व करें तो उस हाई रूफ के अंदर सिलेंडर्स रखे हुए होते हैं, मासूम बच्चे आगे बैठे हुए होते हैं। अल्लाह ना करे कोई जानी नुकसान हो जाए तो कौन पूछेगा, कौन जवाब देगा? रोहेल, इसकी जिम्मेदारी बनती है स्कूल्स की। आपने बहुत अच्छा सवाल ये रेज किया है, और मैं ये स्कूल के इंतजामी, बल्कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है हमारी डायरेक्टर साहिबा, ये उनकी जिम्मेदारी है, हर स्कूल्स में वो लेटर इशू करें। बच्चे हमारे ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस मुल्क को आगे लेकर चलना है, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल्स में चेक एंड बैलेंस करें। अमजद, स्कूल इंतजामिया का ताल्लुक, वो तो कहते हैं जी लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन जो है आउटसोर्स है, हमारा उसका कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो अपने प्रेमिसेस की बात करेंगे, जिसके आप पैसे लेते हैं, हम एकेडमिक्स की बात करेंगे, हम अपनी सराउंडिंग की बात करेंगे, हम बाहर जो आप लेकर आ रहे हैं हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि हमने ये भी देखा है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑन रिकॉर्ड तो नहीं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड मामला चल ही रहे होते हैं इन लोगों के, स्कूल्स वालों की। अगर नहीं भी चल रहे तो ये पाबंद करवाइए कि लॉजिस्टिक्स भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सालाना, माहाना और ये बच्चों की जो छुट्टियां होती हैं, ये भर मुट्ठी पैसा लिया जाता है माँ बाप से, तो ये इसकी भी जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि ट्रांसपोर्टेशन खुद ओन करें, इसकी ओनरशिप लें? रुहेल, कौन कहता है स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है? ये स्कूल ही को कमीशन बकायदा देते हैं वैन्स वाले, इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के मातहत जो है उनको पूरा बताया जाता है कि आपका हमारा साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। जितने भी कराची में स्कूल है, मेजोरिटी स्कूल्स का कॉन्ट्रैक्ट है वैन वालों के साथ, और ये उनका तो बनता है। लेकिन जो पूरे सिंध के जो डायरेक्टरेट है, जो हमारा जो ऑफिस है, आपको पता है ये ऑफिस है सदर की साइड पे, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो चेक एंड बैलेंस करें, एक लेटर इशू करें और उनको बताएं कि आपने वैन्स के अंदर जो हाई रूफ्स हैं उनके अंदर सिलेंडर्स नहीं लगाने, उन गाड़ियों को पाबंद किया जाए, जो पेट्रोल की गाड़ियों से इनको अलाउ किया जाए। चलो एलपीजी को भी अलाउ करें, लेकिन उनको चेक एंड बैलेंस करें, क्या उनके पास सर्टिफिकेट है, क्या उनका जो सिलेंडर लगाया है वो बिल्कुल सही है। लेकिन ये कौन करेगा, किसके पास इतना टाइम है? हर बंदा पैसा कमाने में लगा है रोहेल, किसी को यहाँ पे जान की फिक्र नहीं है। जब यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो जाता है ना रोहेल, उसके बाद फिर हमारी इंतजामिया भी जाग जाती है, हमारी हुकूमत भी जाग जाती है, चंद दिन के लिए फिर मामला थम से जाते हैं। अल्लाह ना करे अमजद, क्या इसी चीज के मुंतजिर रह गए हैं? कुछ महीने पहले लाहौर में हुआ, अब इंतजार है कि कराची में, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, लेकिन हमें तैयारी करनी होगी, चीजों को सिक्योर करना होगा, सेफ्टी मेजर्स लेने होंगे और इदारों को मुतहरिक होना होगा। बिल्कुल रोहेल, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आखिर कब?
कब इदारे एक्शन लेंगे? मैं आपको बताता रहा हूँ, जब मेरे प्रोग्राम ऑन एयर हुआ उसके बाद कमिश्नर कराची ने एक्शन लिया है। आप उसके 2 दिन के बाद उन्होंने एक्शन ले लिया, अपनी टीम्स को बुला लिया। चलो ठीक है, अच्छा उन्होंने काम किया, लेकिन अभी जो और मामला चल रहा है, मुझे तो ये डर लगता है जो रहायशी एरियो में जो बने हुए इस तरह के जो दुकानें बनी हुई, छोटी फैक्ट्रीज बनी हुई है, रोहेल एक सिलेंडर भी फट जाए ना, वो दूर तक नुकसान करता है। तो वहां पर तो 50-50, 100-100 जो है वहां पे केजीज के सिलेंडर्स पड़े हुए थे। आप मुझे बताएं, अगर वो फट जाए खुदा ना खास्ता, तो आप ये सोचे कितनी जानें जा सकती हैं, कितनी इमारतें तबाह बर्बाद हो सकती हैं। कोई पूछने वाला नहीं, इस पे सख्त एक्शन लेने की जरूरत है रोहेल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा अमजद, मुझे ये बताएं कि जो कमिश्नर कराची से अगर आपकी बात हुई है तो वो क्या कह रहे हैं? अमली इक़दामात की बात करें कि क्या कर सकते हैं, क्या होने जा रहा है, क्योंकि टीवी पे बात करना, खबर लगाने देने से मामला तय नहीं होता है। एक स्टोरी लग जाती है, फिर वो आगे दूसरी स्टोरी पे काम होता है। तो एज़ फार एज कंसर्न जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, कमिश्नर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से क्या लाहे अमल उन्होंने अपनाया? देखिए, नो डाउट जो सैयद हसन नकवी साहब है कमिश्नर कराची, ही इज वेरी टैलेंटेड गाय, और वो काम कर रहे हैं, और माजी में भी वो काम करते हुए जिस पोजीशन पर उन्होंने काम किया है, और करंटली भी उन्होंने, ये उन्हीं की वजह से जो आप 172 दुकानों की बात कर रहे हैं ना, ये उन्हीं की बदौलत ये सब मामला हुए हैं। और वो उन्होंने बिल्कुल वादा किया अपनी टीम्स को कि मुझे कराची के अंदर ये जो जितने भी गैर कानूनी जो एलपीजी सिलेंडर जो फरोख्त कर रहे हैं, इसको फौरन बंद किया जाए। इवन उनकी गैस कंपनी से भी उनकी बातचीत हुई है, और रोहेल, ये तो सुई सदन गैस कंपनी का डिपार्टमेंट है, ये उसकी जिम्मेदारी भी बनती है वो चेक एंड बैलेंस करें। कमिश्नर साहब तो अहकाम जारी कर देंगे, वो अपनी टीम्स कह देंगे जाओ जाके उसको बंद कर, वो गैर कानूनी है। लेकिन बात तो ये है, जो गैस का हमारा इदारा है, उसका डिपार्टमेंट है, ये तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। सर्टिफिकेट्स तो वो इशू करते हैं, सर्टिफिकेट्स के साथ साथ चेक एंड बैलेंस तो वो लोग करते हैं। और रोहेल, मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ सिलेंडर्स तो ऐसे हैं उनकी मुद्दत होती है मुश्किल से 7-8 साल, वो 15-15, 18-18 साल से चल रहे हैं। वो दिख रहा है फुटेज में ना, सूरत हाल ज्यादा पुराने बाबा आजम के लग रहे हैं। अमजद, आपका बेहद शुक्रिया, आपने इस पॉइंट पे बात की, और बहुत अच्छा ये एक सब्जेक्ट है, लेकिन आवाम के जानो माल की जिम्मेदारी हम सब की है। देखा नाज़रीन, आप किस तरह से देखते हैं कि ये शहर की सूरत हाल है, और हम हरगिज़ इसके ख़िलाफ़ नहीं है कि जी गैस की बंदिश या जो ऑप्शनल एडिशनल चीज़ें हैं उस पर रोकथाम की जाए, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ना करे कोई हादसा होता है, फिर हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं, काश हम ऐसा कर लेते, काश हम वैसा कर लेते। सर्दी आ रही हैं, और मुझे ज़हनी तौर पर मैं तैयार हूँ कि इस वक्त जो गैस क्राइसिस नज़र आने वाला है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ विंटर हमारा, लेकिन हम एक गैस क्राइसिस देखेंगे। अब बतौर शहरी है आपकी जिम्मेदारी, अगर आप गैस सिलेंडर का काम करते हैं, आपकी दुकान है, आप कारखाना है, तो खुदारा खुद चीज़ों को कंट्रोल कीजिए। कोई आएगा तो बात करेंगे तो मामला ठीक होंगे, खुद भी चीज़ों को बेहतर कीजिए। और ख़ास तौर पे मैं वालिदैन से गुजारिश करूँगा, 4 पैसे बचाने के लिए बच्चों को उन हाई रूफ्स और वैन्स में ना भेजें कि जिसमें सिलेंडर रखा हुआ है। मासूम बच्चे, उनको तो पता नहीं है, कभी कोई शरारत कर दी या कुछ भी हो गया तो अल्लाह ना करे एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, और सारी ज़िंदगी ये चीज़ें दिमाग में आपके सवार रहेंगी, काश अगर कर लेते तो बेहतर हो जाता। बहरहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की, और स्पोर्ट्स के हवाले से आपको बताएं कि सूरत हाल आपके सामने है। चाहे कौमी टीम आपकी कोई भी इवेंट हो, उसमें लाजमी आपको कुछ ना कुछ ये मायूसी होती है कि खिलाड़ियों ने हमारे बेहतर परफॉर्म नहीं किया। बहरहाल कौमी टीम के साबिक कप्तान हैं बाबर आजम, दूसरे टेस्ट के स्कॉट से रिलीज़ हो चुके हैं, और बाबर आजम और सरफराज अहमद दोनों की परफॉर्मेंस पर हम बात करेंगे। क्या वजह है कि ये तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहे? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं ताबिश साहब। ताबिश साहब का बेहद शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपकी सबसे पहले बहुत बहुत नवाजिश। और रोहिल इंतखाब साहब, आप माशाल्लाह काफ़ी शानदार अंदाज से लब कुशाई करते हैं, शानदार अंदाज से अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। आपके चैनल 5 की पूरी मैनेजमेंट जो है, मैं इस हवाले से बड़ा
उनका मशकूर ममनून हूँ जिन्होंने आज मुझे मदऊ किया आपके प्रोग्राम पे। सर बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि स्पोर्ट्स को हमारे हो क्या गया है, मायूसी ही मायूसी देखने को मिल रही है। बाबर आजम के हवाले से सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि वो बड़ा डिमोटिवेटेड हैं, डिसअपॉइंटमेंट है। फिर अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो वो देखने को नहीं मिलती है। मामलात क्या हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो मेरे सोर्सेज हैं वो इस वक्त बता रहे हैं कि बाबर आजम क्योंकि मुल्तान से लाहौर अपने घर जा चुके हैं और उनके वालिद साहब की जानिब से भी जो उनके वालिद साहब के करीबी ज़रा है वो ये बता रहे हैं कि बाबर आजम काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं और जब से घर में पहुंचे हैं तो उन्होंने ना सिर्फ अपने को कमरे में बंद कर लिया लेकिन कमरे के बाथरूम में अपने आप को लॉक कर दिया है। और शादाब से उनकी जब मुलाकात हुई थी तो शादाब खान ने भी इस बात का सबूत दिया कि जब बाबर जो है मेरे साथ लंच कर रहे थे तो मैंने उस प्लेट्स में चंद आंसू के कतरे जो है बाबर आजम के गिरते हुए देखे। अब 6 घंटे हो गए बाबर आजम के जो करीबी ज़रा बता रहे हैं कि वो बाथरूम में बंद है और मुसलसल रो रहे हैं, जो इंतहाई हैरान अंगेज खबर है। दूसरी जानब पीसी बता रहा है कि उन्हें डेंगू हो गया, इसके लिए आप लोगों ने रिलीज कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है 17 इनिंग्स में मुसलसल नाकामी की वजह से बाबर आजम को आपको ड्रॉप करना पड़ा है और आपको अब नौजवान कामरान गुलाम को चांस देना हो जिसने 1200-1300 रन किए डोमेस्टिक में। आप जब तक डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को इज्जत नहीं देंगे और अपने सीनियर खिलाड़ियों को इज्जत नहीं देंगे तो फिर आपके साथ यही होगा। बांग्लादेश भी आपको हराएगी, आयरलैंड भी हराएगी, यहाँ तक कि हमारे जरा ये भी बता रहे हैं जो करीबी सोर्सेज है कि बाबर आजम मुसलसल जो है नेपाल के जो बैट्समैन थे या फिर जो नेपाल के जो बॉलर्स थे उनका नाम ले रहे हैं जिनके खिलाफ उन्होंने 150 रन किए थे माजी में। तो पाकिस्तान की क्रिकेट का बड़ा बुरा अलमिया है इस वक्त। हम मुसलसल देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीलियां हो रही है लेकिन नताइज तब्दील नहीं हो पा रहे, जो एक बड़ा अहम नुकता है। दूसरी जानब आपने जो सारी तब्दीली की, इससे पहले आपने सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली की, एक लंबी सिलेक्शन कमेटी बना दी। नकवी साहब खुद कहते हैं कि फौज नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर लोगों की, लेकिन वो खुद जो भर्तियां कर रहे हैं वो इतने सारे लोगों की भर्तियां कर रहे हैं। फिर जिस तरीके से लोगों को नवाजा जा रहा है, सरफराज अहमद को हटाने का मकसद ही ये था क्या उन्होंने नकवी साहब ने फैसला कर लिया साबिक कप्तान इज्जतदार उनका माजी रहा है तो उनको पानी पिलाने से जान छुड़ाया जाए और उन्हें मेंटोर बना के उनकी काम जो है लिए जाए। जबकि एज अ मेंटोरशिप आप उनसे क्या लेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। सरफराज वो क्या डिलीवर कर पाएंगे, क्या बोल पाएंगे जब आपके सीनियर मेंटोर में वकार यूनिस मौजूद है, सीनियर मेंटोर्स के अंदर मिसबा मौजूद है, सकलैन और शोएब मलिक मौजूद है, तो फिर सरफराज को कितना चुना जाएगा? बड़ा सवाल तो यहाँ ये भी है। तो ये सारी बातें एक मुझे जो है दिन में रात में हर वक्त ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो फैसले हैं वो एक मजाक पर मबनी है। मतलब जिस तरीके से वो चीजें कर रहे हैं मुझे तो उनका पोटेंशियल। ताबिश आप ये चीज़ क्यों नहीं देख रहे कि जो क्रिकेटर्स हैं उनका क्रिकेट का दौरानिया कम से कम पाकिस्तान में होता हुआ नज़र आ रहा है? अगर मैं इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करूं, उनका रिकॉर्ड उठाऊं तो एक लॉन्ग जर्नी होती है। यहाँ पर 4-5 साल के बाद खिलाड़ी बिल्कुल फारिग नज़र आ जाता है और उसके बाद या तो वो आपको इश्तिहार में नज़र आएगा या किसी चैनल के शो या ट्रांसमिशन का हिस्सा बन जाएगा। रेगुलेटर हमारे सख्ती क्यों नहीं करते? हम इतना पैसा क्रिकेट में लगाते हैं, हमारी क्रिकेट जो है पूरी दुनिया में हम देखें, अगर 92 की भी बात करें उसके बाद भी खिलाड़ियों ने बहुत बेहतर खेला, बहुत सीनियर खिलाड़ी है, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का जो नाम है उसको बुलंद किया, उसकी बात की। अब मैं खिलाड़ियों को देख रहा हूँ वो कंसिस्टेंसी नहीं है। अच्छा नहीं आता कोई मसला नहीं है, भारत से सीख लें, बुरी बात नहीं है, वहाँ पर बेहतरीन प्लेयर्स हैं। कोहली देखें आपके सामने एक रोल मॉडल है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता खिलाड़ियों को हो क्या गया है। और शुरू में अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कमरा बंद करके बाथरूम बंद करके रो रहे हैं, ये किस तरह हम जा रहे हैं? क्रिकेट मजाक बन चुकी है, लोग हंस रहे हैं हम पे, मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान का। बिल्कुल, आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को इस नहेज पर ले आए कि आज पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो है क्रिकेट देखना नहीं चाहते हैं। रोहिल इंतखाब साहब, आपको मैं ये बताऊं कि आज से पहले, क्योंकि मुझे याद है कि जब बुरे दिन चल रहे थे भारतीय साबिक कप्तान अजहरुद्दीन साहब के, मेरी जब उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा जब मेरे बुरे दिन चल रहे थे तो मैं खुद गया ग्रेट जावेद मियां दाद साहब के पास और मैंने उनसे पूछा कि यार मैं मुझसे खेला नहीं जा रहा तो मैं क्या करूं जावेद भाई, आप मुझे गाइड करें। लेकिन आज ये होता है कि जब आप जाते हैं विराट कोहली के पास तो आप उसको अपना शर्ट दे रहे हैं, उससे अपना शर्ट ले रहे हैं। भाई शर्ट नहीं लेना है यार, अगर आप समझते हैं कि वो एक अजीम खिलाड़ी है, ग्रेट खिलाड़ी है, तो आप प्लीज जाए उनसे पूछें कि मुश्किल वक्त से विराट कोहली कैसे बाहर आया। ऐसे नहीं कि अगर आप जो है आपको टीम से बाहर कर दिया गया तो फिर आप अपने दोस्तों के जरिए, कभी फखर जमान के जरिए ट्वीट करा रहे हैं, कभी किसके जरिए ट्वीट करा रहे हैं। और आपको मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ कि ये ट्वीट भी फखर जमान ने नहीं किया है, फखर जमान ने खुद ने ये ट्वीट नहीं किया है।
उनके ट्विटर हैंडल से उनके मैनेजर से ये ट्वीट उन्होंने करवाया बाबर आजम ने। तो इस वक्त तो पाकिस्तान क्रिकेट एक मजाक बनी हुई है, बाकायदा सोशल मीडिया पर हाइप क्रिएट की जाती है और ये हाइप इसके लिए क्रिएट की जाती है कि ताकि किसी तरह से अपने फैंस को जो है उनमें जो जज्बात हैं उसको वापस से सामने लाया जाए, उसके जरिए अपनी कोई टीम में जगह बनाई जाए। तो भाई आपके जो 17 इनिंग्स में मुसलसल नाकामियों की एक दास्तान थी, वो दास्तान तो सामने रखे ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट की अब मोटिवेशन का एक नया फार्मूला चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोच लेना चाहिए। हमारे पास तो इन्हें दिखाएं, लगान मूवी दिखाएं ताकि इनके जज्बात बुलंद हो कि किस तरीके से उन्होंने गोरों को अपने देश में मारा था। हमारे तो यहाँ गोरे आके हमारी जो दुर्गत बना के जा रहे हैं, इन्हें लगान दिखाएं। फिर लगान में जो उनका स्पिनर था कचरा, वो हमारे स्पिनर से तो लगान की रिमिक्स बननी चाहिए अपना ताबिश, लगान मूवी की रिमिक्स बननी चाहिए और वो हम गुजारिश करेंगे हिंदुस्तान से वो बनाए और हम उसको पाकिस्तान से देख के मोटिवेट हों। अच्छा, मेरा एक बड़ा बुनियादी सवाल है, लोग ये बातें लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना बजट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट पे लगाती है, क्रिकेटर्स पे लगाती है, रेगुलेटर्स पे लगाती है, जो दूसरे हमारे स्पोर्ट्स एरियाज हैं, मैं ओलंपिक्स की बात करूंगा, अभी माशाल्लाह बड़ा अच्छा हमारे अरशद नदीम साहब ने पूरे पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। फिर हमारे दूसरे जो ओलंपिक्स के गेम हैं वहाँ पे बड़े लोग जो है काम करें, लेकिन वहाँ पर पैसा नहीं है, वहाँ पर सरकार की तवज्जो नहीं है। तो क्रिकेट छोड़ के अगर दूसरे एरियाज है जो जहाँ पर दुनिया बात कर रही है, हॉकी की बात हो रही है, फुटबॉल की बात हो रही है, ओलंपिक्स की बात हो रही है, उस पर क्यों नहीं गवर्नमेंट इन्हिसार करती? वाई क्रिकेट? नहीं, क्रिकेट का बेसिकली ताल्लुक डायरेक्टली हुकूमत पाकिस्तान से नहीं है, उसको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पैसे नहीं देता है। आईसीसी की मद में जो फंड आता है उस फंड के बाद पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि एक भारी रकम वहां से लेकिन आती है। पॉलिसी ताबिश, पॉलिसी मेकिंग में तो सरकार का है ना, क्योंकि इसमें मिनिस्ट्रीज होती हैं, कमेटीज होती हैं, डेफिनेटली पॉलिसी होगी तो जब भी तो सारा कनेक्शन बनेगा। बिल्कुल, वो फैसिलिटेट अपने लोगों को कर रहे हैं, बिल्कुल फैसिलिटेट भी इस तरह कर रहे हैं क्योंकि उनको हाईली प्रोटोकॉल मिल रहा है। आप देखें नकवी साहब ने, मुझे याद नहीं पड़ता उन्होंने कभी बैट उठाया था माजी में, जो हमारे करीबी सोर्सेज बता रहे हैं, उन्होंने जब वो छोटे थे प्लास्टिक के बैट से खेलते थे, लेकिन अब क्योंकि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने तो एक बार हमने उनको बैट पकड़ते हुए देखा, जो उन्होंने सही नहीं पकड़ा। तो ये तो अलमिया है ना मोहसिन नकवी साहब का। तो ये सारे सिनेरियोज के बाद आप ऐसे लोगों को ले आते जिनको हाउ नो है नहीं क्रिकेट की, वो फिर अजीब अजीब चीजें करते रहते हैं। अब ये जो आपने एक बड़ा बुनियादी नुक्ता उठाया, एक बुनियादी सवाल उठाया कि दूसरे जो स्पोर्ट्स है उनको क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। एसबीसीए जो पीएसबी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो एक भारी रकम जो है उन्हें मिलती है 3-4 अरब रुपए, वो दूसरे स्पोर्ट्स पे इन्वेस्ट करे। वो स्पोर्ट्स पे इन्वेस्ट ही नहीं करती। आपकी हॉकी टीम को देखें, बेयारो मददगार छोड़ दिया। स्क्वॉश का क्या हाल है? स्नूकर टीम अभी आई है, मैंने उन एथलीट्स के इंटरव्यूज किए, वो एथलीट्स परेशान है। वो यही कह रहा है अजद इकबाल के खुदा के वास्ते हमें कोई माली तौर पर तो ताउन करें, हम अपने आने जाने का खर्चा भी खुद ही अपनी जेब से करें। तो आपने ये तो हाल कर दिया है। तो आपकी हुकूमत को चाहिए कि वो अगर आप चाहती है कि स्पोर्ट्स को बेहतर करेगी तो दीगर मामला भी बेहतर होंगे। आपको पता है स्पोर्ट्स कल्चर से रिलेटेड होता है और जिस मुल्क के कल्चर को आपको ग्रो अप करना है तो आपको वहां स्पोर्ट्स को ग्रो अप करना होता है। तो इंतहाई जरूरी है मेरे नजदीक रोहेल इंतखाब साहब। अच्छा सर, ये बताएं जो अभी बड़ी बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, बड़े नाम ड्रॉप होते हुए नजर आए हैं, शाहीन की बात करें, नसीम शाह की बात करें, सरफराज और अबरार भी बाहर हो गए हैं। टीम में जो नौजवान डाले गए हैं, जो नए नाम डाले हैं, कामरान गुलाम, जाहिद महमूद और हबीबुल्लाह, मोहम्मद अली और साजिद खान शामिल हैं, किस तरह देख रहे हैं ये चेंजेस को आप? ये बड़ी खुशाइन चेंजेस है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। आप जाहिद महमूद भट्टी की बात करें जिनका ताल्लुक दादू से, तो मैं आपको बताऊं कि डोमेस्टिक के टॉप स्पिनर्स में से स्पिनर है जिन्होंने 70 विकेटें ली थी। उनसे मैं आपको ये बताऊं उनके साथ ऐसी ज्यादती हुई कि उनसे 60 ओवर कराए 3 दिन के अंदर। तो उस बेचारे ने अपनी तमाम जो ज्यादती का पैमाना था उसका काफी जो है खामोशी के साथ सामना किया, जिसके बाद उसको ये रिवॉर्ड मिला कि वो पाकिस्तान टीम में। नोमान अली जब भी वो एक बेहतरीन परफॉर्मर थे, आपने 5 टेस्ट में उसको इग्नोर किया, आप वो 5 टेस्ट हार गए और अब आप उसको मौका दे रहे हैं। मुझे यकीन है इंशाल्लाह कल होने वाला टेस्ट हम जीत जाएंगे। नोमान अली के हवाले से बात मैं करूं, जब भी उनका जिक्र होता है तो हमारे सो कॉल्ड क्रिकेटर्स जो है वो कहते हैं उम्र बड़ी है इसके लिए उनको मौका नहीं दे रहे। भाई क्या उम्र बड़ी है? उनकी परफॉर्मेंस बहुत बड़ी है, आपको मौका देना होगा। साजिद खान के हवाले से बताऊं, बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश में 7 विकेटें हासिल की थी। एक बहुत क्वालिटी स्पिनर है आपको इस ऐसे स्पिनर्स को मौका देना था, आपने नहीं दिया, लेकिन मजबूरन आपको अब देना पड़ रहा है। तो दे रहा है, दुरुस्त है, फैसला अच्छा किया।
मोहम्मद अली पीएसएल की आपकी बड़ी शानदार बॉलिंग रिदम को मेंटेन करते हुए दिखाई दी है, इनको चांस देना भी काफी खुशाइंद है। सोहेल खान के हवाले से मैं मुसलसल बात कर रहा हूँ। सोहेल खान आपके डोमेस्टिक का बहुत अच्छा परफॉर्मर था, अभी भी विकेट ले रहा था। आपने देखा जो लेजेंड्स हुआ खेला गया वहां यूके के अंदर, वहां भी उन्होंने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। सोहेल खान डिजर्व करते हैं, सोहेल खान रिवर्स स्विंग करते हैं पुराने बॉल से, और नए बॉल का भी बड़ा प्यारा उनका कंट्रोल है, आप उनको चांस दें। इसके अलावा कामरान गुलाम के 1300 रन है डोमेस्टिक के सीजन में, और मुसलसल 2 सीजन में वो टॉप स्कोरर है, आपने उनको चांस देना है। इस वक्त भी जो कायदे आजम ट्रॉफी उसमें भी उन्होंने रन के, चैंपियंस कप में भी उन्होंने टॉप स्कोरर रहे, उनको आपको चांस देना है। एक और नाम हम मिस कर रहे हैं, उस्मान खान ना जाने क्यों अनफिट करार दिए गए, वो काफी फिट खिलाड़ी है, मैंने कराची में उनको खेलते हुए देखा, राशिद लतीफ क्रिकेट एकेडमी में जबरदस्त खेल का मुजाहरा कर रहे थे। ही डिजर्व टू प्ले फॉर पाकिस्तान, उसे चांस देना चाहिए। किसी भी खिलाड़ी के साथ अगर नाइंसाफी होगी उसे दीवार से लगाया जाएगा तो ये गलत है, फिर आपकी क्रिकेट को आप समझ रहे हैं कि उसके साथ जो है आप मेरिट नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये तमाम जो आपने इस वक्त नाम जो लिए हैं, हसीबुल्लाह खान जैसे और दीगर, इन सबको चांस देना बनता था। एक और नाम है, रोहिल हम बोल रहे हैं, वो रोहिल नजीर है। रोहिल नजीर डिजर्व करते हैं पाकिस्तान के लिए खेलना, वो काफी शानदार विकेट कीपर बैट्समैन है। मैंने देखा था माजी में अभी चंद दिन पहले राशिद लतीफ साहब आए थे, तो उन्होंने भी उनके साथ जो है टाइम गुजारा था। तो ही इज अ टैलेंट। ताबिश, मेरा तो दिल नहीं चाहता कि मैं आपको प्रोग्राम से आपसे इजाज़त लूं, क्योंकि आप जब इतना अच्छा स्पोर्ट्स पर बात करते हैं, दिल चाहता है इसको सुनते रहें, और बड़ा एनर्जेटिक और बड़ी अच्छी डायरेक्शन पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से दे रहे होते हैं। आपका बेहद शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमारे लिए सुबह सवेरे वक्त निकाला। नाज़रीन, स्पोर्ट्स की सूरत हाल आपके सामने है, और अभी आगे जाके और इवेंट्स भी आ रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। अभी देखना ये होगा कि जो हमारे चेंजेस हैं ये पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या तब्दीली लाएगी, कितनी मजबूत होगी, और ये हमारे लिए फातेह होगी भी या नहीं, या अल्लाह ना करे कि मायूसी की ही बात हम कर रहे होंगे। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है आगे क्या मामला है, लेकिन हम पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह क्रिकेट में बेहतरी आएगी, और मोहसिन नकवी साहब बहुत बेहतरी से क्रिकेट में चेंजेस ला रहे हैं। नाज़रीन, आगे बात कर लेते हैं सोशल मीडिया की। एक सोशल मीडिया और ये यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स, जहाँ पर हमें बहुत मज़बूत चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ मनफी चीज़ें भी हैं, और मनफी चीज़ें इसलिए भी होती हैं क्योंकि अब सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया में आपको पता है कि अब सिर्फ बाउंड्री के मामलात नहीं है, क्योंकि आप पाकिस्तान को दुनिया भर में रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, और आपकी रीच अगर मिलियंस में होती है तो फिर आपकी जिम्मेदारी है बतौर पाकिस्तानी और बतौर शहरी कि आप ऐसा कंटेंट ना डालें जो हमारे मुल्क के लिए बेइज्जती का बाहिस बने, क्योंकि पाकिस्तान में ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे और कानून हरकत में नहीं आएगा। मुझे हमेशा मैं कहता हूँ कि अच्छे कंटेंट्स की बात करें, कुछ अच्छे मैसेजेस डालें, लेकिन बंदूक उठा लेना और फिर बंदूक दिखाना, ये आप क्या तासुर दे रहे हैं। दूसरा, आपके जो सोशल मीडिया है यहाँ पर नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा है, वो इंस्पिरेशंस लेती है, वो क्योंकि आप उनके लिए रोल मॉडल्स हैं। छोटे बच्चे, ये जो अल्फा जनरेशन है वो देख रहे हैं, आपको जेनजीज देख रहे हैं, आप क्या तासुर दे रहे हैं बंदूक दिखाकर। स्टोरी नाज़रीन मैं थोड़ी सी ब्रीफ करता हूँ, आपने देखी होगी कि हाल ही में डॉक्टर अफान कैसर ने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड की, जिसमें उन्होंने नामवर यूट्यूबर्स की डकी भाई और उनकी अहलिया रूप जतोई की गिरफ्तारी के मामले पर आवाज़ उठाई, और उन्होंने ये दावा सामने किया कि सादुर रहमान उर्फ डकी भाई और उनकी अहलिया ने गिरफ्तारी के बाद थाने में एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए, दोनों ने एक दूसरे पे, कि जी इन्होंने उकसाया, उसको प्रोवोक किया कि वो बंदूक दिखाएं और बंदूक की नुमाइश की। ये कि खुश आइन चीज़ नहीं है, और बेहतर है कि हमारा कानून हरकत में और इस चीज़ को मॉनिटर करे, और हरगिज़ नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सोशल मीडिया के हवाले से उसके जो रेगुलेशन है उस पर काम करिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि असलहे की नुमाइश की तस्वीर और इस पर पाबंदी की सख्ती को देखा जाए। नाज़रीन, ये स्टोरी थी। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा कंटेंट ना डालें जिससे मुल्क की बदनामी हो, आप जिससे मुसीबत में आए। डेफिनेटली जब आप मुसीबत में आएंगे तो आपके अहले खाना परेशान होंगे। आई होप आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और हमने मुख्तलिफ इशूज़ आपके सामने रखे हैं। आपसे कल मुलाकात होगी। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।